हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 14 और ये हमारा लास्ट चैप्टर है हमारी क्लास के एसएसटी का। इसके पहले हमने 13 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए एंड लाइन बाय लाइन वीडियोस को देखिए, बिकॉज मैंने ऑलरेडी इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, कोई दिक्कत नहीं होगी ढूंढने में। एंड जैसे ही ये चैप्टर फिनिश होगा उसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, अलॉन्ग विद दैट हम इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको सारी वीडियोस पहले देख लेनी है। मैं आपको एक हफ्ते का गैप देता हूँ, एक हफ्ते का टाइम देता हूँ। उतने टाइम में आप सारी वीडियोस को कवर कर लो, ठीक है। एंड उसके बाद हम ये सीरीज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो रूट है प्रोस्पेरिटी का, ठीक है, प्रोस्पेरिटी यानी खुशहाली का जो रूट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये एक क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और द लैक ऑफ इट ब्रिंग्स मटीरियल डिस्ट्रेस, और अगर इसमें कुछ भी जरी सी भी कमी होती है तो एक मटीरियल डिस्ट्रेस आता है। द एब्सेंस ऑफ फ्रूटफुल इकोनॉमिक एक्टिविटी एंडेंजर्स बोथ करंट प्रोस्पेरिटी एंड फ्यूचर ग्रोथ। तो कह सकते हैं कि जो रूट है प्रोस्पेरिटी का वो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी अगर हमें खुशहाली चाहिए तो कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें करनी पड़ेगी। और अगर हम इसका द लैक ऑफ इट ब्रिंग दिस मटीरियल डिस्ट्रेस, और अगर हम इसको नहीं करते तो इससे क्या होगा? इससे मटीरियल डिस्ट्रेस आएगा, ठीक है। और अगर फ्रूटफुल इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी तो ये प्रॉस्पेरिटी और फ्यूचर ग्रोथ को हैम्पर करेगी। किसने कहा है? ये कहा है हमारे कौटिल्य अपनी बुक अर्थशास्त्र में, ये ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा फेवर में थे इकोनॉमिक एक्टिविटी को, किसी भी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जिससे इकोनॉमी में जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो चलती रहे, प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहे, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ से समझी। तो यहाँ पे जो तीन बुक क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर हमें सॉल्व करके देगा, पहला क्वेश्चन है कि हाउ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लासिफाइड। हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे? हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। कि वो प्राइमरी एक्टिविटीज है या सेकेंडरी है या टर्सरी है। अभी हम समझते हैं क्या होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट डिफरेंशिएट्स दीज एक्टिविटीज टू बी ग्रुप्ड इनटू सेक्टर्स। और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इनको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती हैं और अलग अलग सेक्टर्स में, ठीक है, पुट करने का हमें वजह देती हैं, ठीक है। एंड थर्ड है कि हाउ आर द थ्री सेक्टर्स इंटरकनेक्टेड, और ये तीनों सेक्टर एक दूसरे से किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है, ये भी आज हम समझेंगे। चैप्टर 13 में हमने समझा कि दो तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। दो तरीके की एक्टिविटीज होती हैं जिसमें एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी से हम जो है कोई मॉनेटरी वैल्यू जनरेट करेंगे और उसको अर्न करेंगे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज आउट ऑफ लव, केयर एंड एफेक्शन, ठीक है। इसमें हम कोई मनी वैल्यू जनरेट नहीं करते, बट हमें वहां से एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो एक्टिविटीज जो मॉनेटरी वैल्यू कहते हैं उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। हमने समझ चुके हैं इसके लास्ट वाले चैप्टर में। वी ऑल्सो लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की भी चीजों को समझ चुके हैं। टू अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज बेटर वी विल लर्न हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड एंड व्हाट डिफरेंशिएट दिस इन दिस चैप्टर। तो हमें अगर समझना है कि कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर देयर, उसके लिए हमें इनको क्लासिफाई करना पड़ेगा और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो कि हम इस चैप्टर में करेंगे। तो जैसे हमें पता है कि मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू जिसको हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। लाइक हमें कोई देख, हमें ब्रेड खरीदनी है दुकान से, ठीक है, हमें शॉप से ब्रेड खरीदनी है, तो हम ब्रेड शॉप पे जाएंगे और बोलेंगे कि भैया मुझे ब्रेड दे दो, ठीक है। तो वो क्या आएगा कि इतने की ब्रेड है। तो यहाँ पे क्या है, उस ब्रेड की मॉनेटरी वैल्यू इतनी है और उसको हम मनी की फॉर्म में एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जितनी भी चीजें हैं आज की डेट में वो सब मॉनेटरी वैल्यू में मेजर की जा सकती हैं, ठीक है। क्या होता है ओवर द डिकेड्स, जो नंबर होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वो इंक्रीज हो रही है ट्रिमेंडसली। यानी डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। फॉर एग्जाम्पल, जो पहले के टाइम था जहाँ पे ज्यादातर लोग जो है वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते थे जो कि सिंपल थी, लाइक एग्रीकल्चर में, लाइफ स्टॉक में, यानी क्या कहते हैं, पशुपालन कह सकते हैं उसको, रियरिंग में, ठीक है। रियरिंग मतलब जैसे शीप है उनको रियर कर रहे हैं, उनकी क्या कहते हैं स्किन से, मतलब स्किन नहीं, उसके बालों से हम कुछ ना कुछ आइटम्स बना रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ टूल्स हो गए, हम डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए जो टूल्स यूज होते हैं एंड अदर थिंग्स में जो टूल्स यूज करते हैं वो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है गाइस। फिर हम पॉटरी बना रहे हैं, कोई मटका, कोई
वॉश, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की पॉटरी। फिर हम क्लोथ को वीव कर रहे हैं, क्लोथ कपड़ा सिलने कह सकते हैं हम। तो ये कह सकते हैं कि पुराने टाइम पे मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज इन दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज, बिकॉज उस टाइम पे सोसाइटी बहुत ज्यादा सिंपल थी, कॉम्प्लेक्स नहीं थी। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ एंड सोसाइटी क्या कहते हैं और कॉम्प्लेक्स होती गई और सिटीज का निर्माण हुआ, ठीक है, डेवलपमेंट हुआ सिटीज का, उसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि हमारी जो सिटीज हैं वो, हमारी जो लाइफ है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, जिसके रिगार्डिंग हम अपने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ये लिखा कि एज सोसाइटी प्रोग्रेस तो नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं थ्रू विच पीपल कैन अर्न लाइवलीहुड इंक्रीज वास्टली, यानी जिससे हम पैसे अर्न कर सकते हैं वो एक्टिविटीज और ज्यादा इंक्रीज हो गई। ठीक है गाइस, टुडे देयर आर डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और आज के टाइम पे काफी सारी डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रेजेंट हैं, जिसमें कह सकते हैं पहली हो गई मैन्युफैक्चरिंग, यानी हम कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कंप्यूटर्स की, मोबाइल फोन्स की या ड्रोन्स की। ठीक है, एक एग्जांपल है, या हम बैंक में काम कर रहे हैं, ये सर्विस सेक्टर हो गया, स्कूल में काम कर रहे हैं, होटल में काम कर रहे हैं, ठीक है, या हम ड्राइविंग वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस, या हम फर्नीचर बना रहे हैं, या हम टेलरिंग का काम कर रहे हैं क्लोथ्स को या मशीन्स को, यूजिंग मशीन्स, या तो हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, रिपेयरिंग रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स। क्लासिफाइंग ऑल दीज एक्टिविटीज, जब हम इसको क्लासिफाई कर लेंगे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, तो हम समझ पाएंगे कि ये किस तरीके से काम करती हैं और इनके बीच में क्या लिंक है। ठीक है, द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू इकोनॉमिक सेक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासिफाई करेंगे इनटू डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स। Some economic activities share similar characteristics, and based on this, they can group together or classified into broader groups called economic sectors. कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जिसपे कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उसके वो सिमिलर होते हैं। मतलब सिमिलर कैसे होते हैं, मान लो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो किसी क्लोथ को फैक्ट्री में, या मैन्युफैक्चर कर रहे हो कोई पेट बॉटल, वाटर बॉटल, दोनों का काम मैन्युफैक्चर करना है। अलग अलग एक्टिविटी हो सकती है बट काम क्या है, दोनों का मैन्युफैक्चर करना। कह सकते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है सिमिलर है, क्योंकि हम दोनों ही केसेस में मशीन्स का यूज करेंगे। सो इसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं ब्रॉडली कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। एंड इसी मैन्युफैक्चरिंग को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के फॉर्म में भी हम मानते हैं। लाइक प्राइमरी सेक्टर हो सकता है एग्रीकल्चर है, सेकेंडरी सेक्टर हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग, एंड टर्शरी सेक्टर हो सकता है सर्विसेज। तो इन्हीं जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं, इन्हीं को हम इकोनॉमिक सेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हम इकोनॉमिक सेक्टर्स कहते हैं। आई होप आपको अभी तक की जो चीजें हमने पढ़ी वो समझ आई। यानी कि हमने इसके पहले वाले चैप्टर में दो चीज पढ़ी थी कि एक्टिविटी होती है दो तरीके की, एक होती है इकोनॉमिक, एक होती है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में पैसा मिलता है, नॉन इकोनॉमिक में कुछ नहीं मिलता। हम लव आउट ऑफ लव, अफेक्शन, केयर की फॉर्म में करते हैं ताकि हमें सेटिस्फेक्शन मिले। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के तीन प्रकार हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जब हम इन तीनों में डिवाइड करते हैं तो इन डिवीजन को कहते हैं इकोनॉमिक सेक्टर्स में डिवाइड करना, इकोनॉमिक सेक्टर्स में डिवाइड करना। ठीक है, हम ऐसा इसलिए करते हैं इकोनॉमिक सेक्टर्स में डिवाइड, ताकि हम इनके बीच का लिंक जनरेट कर पाए, और इसको ब्रॉडली क्लासिफाई करने से हमें जो है ज्यादा हेल्प होगी, क्योंकि हम समझ पाएंगे कि ये फंक्शन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा। जो तीन मेन टाइप की इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं वो है हमारा प्राइमरी सेक्टर, जैसे मैंने बोला, सेकेंडरी सेक्टर और एक टर्शरी सेक्टर। इन तीनों को ही हम इकोनॉमिक सेक्टर्स कहते हैं। उसके पहले देख लेते हैं कि इकोनॉमिक सेक्टर यहाँ पे क्या डेफिनेशन लिखी है। ब्रॉड ग्रुप्स दैट इंक्लूड वेरियस एक्टिविटीज दैट हेल्प विद द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ अ नेशन। यानी डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स कह सकते हैं जो कि अलाउ करते हैं, हेल्प करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देने में, और अल्टीमेटली प्रोस्पेरिटी के टुवर्ड्स जाता है नेशन। ठीक है, तो पहला है हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज। जो भी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर से, लाइफ स्टॉक रियरिंग से, माइनिंग से, जो कि आप मैनुअली कर रहे हो, ठीक है, कोई टूल्स का, कोई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो बट कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, आप नेचुरल चीजों को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो या मतलब कह सकते हैं क्रॉप को उगा रहे हो। ठीक है, उनको हम कहेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज। ठीक है, तो दोज एक्टिविटीज इन विच पीपल आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर, जो एक्टिविटीज में लोग डायरेक्टली नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। लाइक हमें क्रॉप उगानी है तो हम डिपेंडेंट किस पे हैं, हम डिपेंडेंट है सॉइल पे, हम डिपेंडेंट है सीड पे, बीज पे उसके,
एंड वाटर पे, इरिगेशन पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स जो हैं, तो कह सकते हैं कि ये नेचुरल चीज है। अगर हमें लाइफ स्टॉक रियरिंग करनी है तो हम डिपेंडेंट है हमारे क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास पशु हैं, ठीक है, पेट्स हैं, जो भी जानवर है हमारे पास, उनके ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, और हमें वहां पे उनको फीड कैसे कराना है उस पर डिपेंड करेगा। अगर हमें कोई माइनिंग करनी है, कोई मिनरल एक्सट्रैक्ट करना है, तो एक्सट्रैक्ट जो करना होता है ना मिनरल, वो भी हमारा प्राइमरी एक्टिविटी है। हाँ, उसको मिनरल को हमें ट्रांसफॉर्म करना है केमिकल में या किसी भी चीज में, उसको मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं। बट प्राइमरीली जब हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्राइमरी एक्टिविटीज में आएगा। तो कह सकते हैं कि नेचर पे डिपेंडेंट है। टू प्रोड्यूस गुड्स आर नोन एज प्राइमरी एक्टिविटीज, और प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हम इसको प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है प्राइमरी सेक्टर की। द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, वो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज जिसमें हम एक्सट्रैक्शन करते हैं रॉ मटेरियल्स का, लाइक माइनिंग के टाइम पे, जहाँ पे हम नेचर से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करते हैं, लाइक हम क्रॉप को उगा रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, एंड हम लाइफ स्टॉक रियरिंग कर रहे हैं। इसमें फायरिंग आती है, फिशिंग आती है, हम क्या कहते हैं, मछलियों को क्या कह सकते हैं, मछलियों को वहां से निकाल रहे हैं और मार्केट में जाके बेच रहे हैं। फॉरेस्ट्री भी कह सकते हैं हम, ठीक है, हम फॉरेस्ट उगा रहे हैं, पेड़ उगा रहे हैं, वो सब चीजें प्राइमरी एक्टिविटीज का पार्ट है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा आइडिया लग जाएगा कि जो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, प्राइमरी में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, सेकेंडरी में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, एंड टर्शरी में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं। देखो, प्राइमरी के अंदर लाइक यहाँ पे एग्रीकल्चर है, सेकंड में हम माइनिंग कर रहे हैं, थर्ड में फिशिंग कर रहे हैं, फोर्थ में रेजिंग लाइफ स्टॉक, यानी हम यहाँ मुर्गियों का पालन पोषण करते हैं और वहां से उनको लेके जाते हैं, मार्केट में बेचते हैं, जो भी ग्रो हो जाती है अच्छे से। और यहाँ पे हम फॉरेस्ट्री यानी पेड़ की कटिंग कर रहे हैं फॉर अवर पर्पसेस, डिफरेंट पर्पसेस, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा जो आता है वो आता है सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। मैंने जैसे बोला सेकेंडरी सेक्टर में ज्यादातर जो कंस्ट्रक्शन वर्क, मैन्युफैक्चरिंग वर्क होता है, यानी हमें किसी नेचुरल चीज को ट्रांसफॉर्म करना है किसी अदर चीज में, तो उस टाइम पे हमें मैन्युफैक्चरिंग या सेकेंडरी सेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें आता है हमारा कंस्ट्रक्शन, लाइक हम बिल्डिंग बना रहे हैं, यानी हम वहां पे क्या ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हमारा रॉ मटेरियल क्या है उस टाइम पे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, लाइक डिफरेंट डिफरेंट कह सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज होता है, ब्रिक्स हैं, ठीक है, सैंड है एंड सीमेंट है, ये सब चीजें यूज करके हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उसको एक बिल्डिंग में। स्टील को यूज कर रहे हैं बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। उसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लाइक हम क्लोथ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, किसी भी टाइप का पेट बॉटल है, किसी भी टाइप की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल से उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इन अ फिनिश गुड, जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है। हम वाटर को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पाइप का कंस्ट्रक्शन करा और वाटर को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई कर रहे हैं एज अ फिनिश गुड। सोलर पावर कह सकते हैं हम, सोलर पावर का मैन्युफैक्चरिंग करा, सोलर पैनल्स का, एंड उसको लगाया और वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। यहाँ पे हम क्या ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हमारी सोलर एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी में, तो ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, ठीक है। कुछ ना कुछ हम ट्रांसफॉर्म जरूर करेंगे मैन्युफैक्चरिंग यानी सेकेंडरी एक्टिविटी में। और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, ग्रिड सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमारे टर्शरी सेक्टर, यानी हम इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। लाइक आप सर्विस में कुछ भी सर्विस हो सकते हैं, आपको क्या कह सकते हैं, एंटरटेनमेंट एक सर्विस है, हेल्थ केयर एक सर्विस है, ठीक है, मेडिकल जो भी आप हेल्प लेते हो वो भी एक सर्विस है। आप क्या कह सकते हैं, किसी टेक्नीशियन को बुलाते हो अपने घर पे और कोई भी चीज ठीक करवाते हो, वो भी एक सर्विस है। आप बैंक में जाते हो, बैंकिंग प्रोफेशनल्स आपकी हेल्प करते हैं, आप वहां पे पैसा जमा करते हो, वो भी एक सर्विस है। जो भी चीज किसी गुड से रिलेटेड नहीं है बट एक सर्विस की तरह आपको दिख रही है, वो एक सर्विस सेक्टर का पार्ट बन सकती है। लाइक यहाँ पे हेल्थ केयर है, फिर यहाँ पे ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स है, तो यहाँ पे वो जो सामान रखा है, बना है, उसको नहीं कहेंगे, जब हम इसको ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, लाइक हम इसको शिप से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या रोड के थ्रू या रेलवे के थ्रू कर रहे हैं, तो वहां पे हम रोड्स की, रेलवे की, शिप की सर्विस एक्वायर कर रहे हैं, तो उसको भी हम कहेंगे सर्विस सेक्टर का पार्ट। कम्युनिकेशन के अंदर हम कम्युनिकेशन लाइंस बिछा रहे हैं, एंड वो क्या कह सकते हैं, वो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रहा है उसको हम कहेंगे सर्विस मिल रही है हमें। यहाँ पे बैंकिंग प्रोफेशनल आपकी हेल्प कर रहा है, आपकी क्वेरी को सॉल्व कर रहा है, ये भी एक सर्विस है। एंड यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी एक सर्विस है। तो इसके थ्रू हमने समझा कि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एक वर्क हो रहा है, जिसमें कल्टीवेशन कर रहे हैं हम ग्रेन्स का। क्या कर रहे हैं हम, कल्टीवेशन कर रहे हैं ग्रेन्स का, वेजिटेबल्स का, फ्रॉम एग्रीकल्चरल फार्म्स, और वहां से हम लकड़ियां कलेक्ट कर रहे हैं फॉरेस्ट से,
या हम कोल से मतलब कोल माइन से कोल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, या हम फिशरी है वहां से फिश को निकाल रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, उनके एग्स को पोल्ट्री फार्म से निकाल रहे हैं। ये सारी चीजें जो है प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट है, प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। द मोस्ट कॉमन प्राइमरी एक्टिविटीज आर एग्रीकल्चर, सबसे कॉमन जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो है एग्रीकल्चर, फिर है माइनिंग, फिर है फिशिंग, फिर रेजिंग लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री एटसेट्रा। ये सारी चीजें हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज का पार्ट है। बिलो आर सम ऑफ द टाइप ऑफ एक्टिविटीज विद इन द प्राइमरी सेक्टर। लाइक यहाँ पे देखो ये ग्रीन हाउस फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस फार्मिंग का मतलब है कि यहाँ पे कोई फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का ज्यादा यूज ना करके फार्मिंग कर रहे हैं ग्रीन हाउस के थ्रू। यहाँ पे माइनिंग हो रही है, कोई भी मिनरल एक्सट्रैक्ट हो रहा है, लाइक कोल हो रहा है, या डिफरेंट डिफरेंट मोनेजाइट एंड क्या कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो भी मिनरल्स प्रेजेंट है अर्थ में, ठीक है, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम फिश की फार्मिंग कर रहे हैं, फिशरी में फिशरी है तो वहाँ पे फिश की फार्मिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे फॉरेस्ट्री, हम पेड़ कटिंग कर रहे हैं ताकि हम यूज कर पाए उस लकड़ी को जो पुराने पेड़ हैं। या हम यहाँ पे लाइफ स्टॉक को रेस कर रहे हैं, ठीक है, अपने कैमल्स की रियरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी ही चीजें जो हैं प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। ठीक है गाइस, अब हम बात करेंगे हमारे सेकेंडरी सेक्टर की। किसकी? सेकेंडरी सेक्टर की। तो सेकेंडरी सेक्टर की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर इनटू प्रोडक्ट्स फॉर सेल और कंजम्पशन। क्या लिखा है यहाँ पे? द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज जिससे हम प्रोसेस करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं रॉ मटेरियल को इनटू फिनिश गुड्स जो कि कंजम्पशन के लिए बेच सकते हैं। सिंपल सी चीज है, ठीक है। मान लो आपने फार्म में आम उगाए, मैंगोस का कल्टीवेशन किया, तो एक फैक्ट्री है जो मैंगो जूस बनाती है, तो क्या करेगी वो फैक्ट्री? वो मैंगोस को लेगी, मशीन्स में डालेगी और उसके थ्रू मैंगो जूस बनाएगी और उसको पेट बॉटल्स में भर के आपके पास बेचेगी। तो इसका काम क्या हुआ यहाँ पे क्या काम हुआ कि मैंगो से फार्म आया, ठीक है, वो एक प्राइमरी एक्टिविटी थी। बट जब आपने मैंगो से जूस बना दिया तो वो एक सेकेंडरी एक्टिविटी है जहाँ पे आपने प्रोसेसिंग करी फूड की। लाइक आप टमाटो केचप यूज करते हो, तो टमाटो केचप बना कैसे? किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लाइक जो भी किसान कंपनी है उसने क्या किया, टमाटो को बाय किया वो किसानों से, उसको फिर प्रोसेस किया, प्रोसेस करके उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करे एंड उसके बाद उसकी पैकेजिंग करी एंड उसको इस फॉर्म में किया कि जाके आप डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर पाओ, ठीक है, वो इन पैकेट में बना के। तो ये क्या है? एक सेकेंडरी एक्टिविटी। अब टर्शरी एक्टिविटी कहाँ पे इन्वॉल्व होगी? जब इसको ट्रांसपोर्टेशन करना हो रिटेल स्टोर्स पे या कोल्ड स्टोरेज में, इसको बहुत दिनों तक कोल्ड स्टोरेज में रखा गया ताकि खराब ना हो, तो वो जो है वो पार्ट है सर्विस सेक्टर का। ठीक है गाइस। ओके गाइस, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहां पे पीपल आर डिपेंडेंट ऑन आउटपुट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर एंड ट्रांसफॉर्म देम टू प्रोड्यूस गुड्स आर नोन एज सेकेंडरी एक्टिविटीज। जहां पे लोग डिपेंडेंट होते हैं ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी गुड्स इनटू अ मैन्युफैक्चर्ड कंजम्पशन गुड, इसको हम सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है गाइस, तो सेकेंडरी सेक्टर जो है वो इंक्लूड करता है लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। एक एग्जांपल लेते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। रोड्स का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। एंड प्रोवाइडिंग यूटिलिटीज लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, अदर सच नेसेसिटीज अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी एक सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट है। ठीक है गाइस, तो इट इंक्लूड्स द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन फैक्ट्रीज, चाहे आप फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन कर रहे हो या प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो प्रोसेस कर रही है रॉ मटेरियल्स को फॉर द फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर इनटू सम अदर फॉर्म दैट कैन बी फर्दर सोल्ड और कंज्यूम्ड, जिनको फर्दर कंज्यूम और सोल्ड किया जा सकता है वो। ठीक है, लाइक जैसे मैंने टमाटो केचप वाले का एग्जांपल लिया था, मैं मैंगो का एग्जांपल लिया था, तो वो क्या कर रहे थे, प्राइमरी सेक्टर की जो चीज है उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे थे और इनटू फिनिश गुड्स, तो वो पार्ट हो गया सेकेंडरी सेक्टर का। सम एग्जांपल्स कह सकते हैं सेकेंडरी सेक्टर के, लाइक प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेन्स जो कि एग्रीकल्चरल फील्ड से मिला है उसको हम, जैसे आप गेहूं है उसको हम एग्रीकल्चर फील्ड से गेहूं मिला है उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू आटा, ठीक है, फ्लोर।
एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं ऑयल का, ग्राउंड नट को हमने जमीन से निकाला, मतलब प्रोसेस उसको किया और प्रोसेस करके ग्राउंड नट वाटर बना, मतलब वो बना दिया, ऑयल बना दिया। ये प्रोसेस कर रहे हैं टी लीव्स को, चाय की पत्ती को क्या कहते हैं, जो नेचुरल फॉर्म में पत्ती होती है वो एक लीव की तरह होती है, बट जब आप घर में कंज्यूम करते हो तो वो अलग तरीके ब्लैक कलर की होती है, उसको प्रोसेस किया जाता है ताकि डिराइव कर सके वहां से टी। सिमिलरली जो वुड है, जो फॉरेस्ट में कट हुआ है, उसको कन्वर्ट कर दिया एक कोई फर्नीचर में या पेपर में, क्योंकि पेपर भी वुड का ही बनता है। कॉटन को यूज करा ताकि हम क्लोथ्स बना सकें। स्टील को यूज करा ताकि आयरन ओर, मतलब स्टील बना सके फ्रॉम द आयरन ओर। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स बना सके लाइक कार्स, ट्रक्स एटसेट्रा। लाइक ये वो ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है जहाँ पे कार का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, या यहाँ पे टेक्सटाइल फैक्ट्री है जो कि धागे से कपड़ा बना रही है। ठीक है, क्या कर रही है, धागे से कपड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब जो है चीजें जो है हमारी सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। यहाँ पे देखो फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री है जहाँ पे दवाइयों का फॉर्मेशन कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट केमिकल्स, तो ये भी एक सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। और यहाँ पे फर्नीचर की प्रोडक्शन यूनिट है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फर्नीचर बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ डेटा है कि पैसेंजर व्हीकल्स जो कार सेल हुई थी 2022 में, तो वो 45 लाख थी। फिर कमर्शियल व्हीकल्स लाइक ट्रक कितने सेल हुए, 10.3 लाख। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे लिखा हुआ है। थ्री व्हीलर जो है वो 8.6 लाख, टू व्हीलर जो है 2 करोड़। तो इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सोसाइटी है जो वहां का सोर्स से डेटा उठाया गया है। अब हम बात करेंगे हमारे टर्शरी सेक्टर की। किसकी, टर्शरी सेक्टर की। तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोवाइड करती हैं सपोर्ट लोगों को, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट हो चाहे सेकेंडरी सेक्टर का, उसको हम टर्शरी एक्टिविटीज कहेंगे, टर्शरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज which complement both primary and secondary sectors such as transportation, banking, management and business। जब कोई ऐसी सर्विस जो प्राइमरी सेक्टर वाले को भी हेल्प कर रही है, सेकेंडरी सेक्टर वाले को भी हेल्प कर रही है, तो उसको हम कहेंगे टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर। यहाँ पे इनका काम क्या है, देखो प्राइमरी सेक्टर में हम एग्रीकल्चर में हम क्या कहते हैं, क्रॉप्स को उगा रहे हैं। तो सर्विस इसमें क्या हो सकती है कि गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, ये एक सर्विस है। गवर्नमेंट मैंने फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, ठीक है, किसान खेती करता है तो उसको फर्टिलाइजर खरीदना होता है या सस्ते दामों पे बीज खरीदने होते हैं, तो उसके लिए सरकार क्या कह रही है, सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी मतलब कम प्राइस पे दे रही है, आपको थोड़ा पैसा गवर्नमेंट दे रही है आपके बदलेगा। तो वो एक सर्विस है, ठीक है। एंड मान लो आप बैंक के पास गए, बैंक से लोन लिया, तो वो एक सर्विस है, वो प्राइमरी सेक्टर को मिलेगी, वो सेकंड सेक्टर को भी मिलेगी। दोनों ही सेक्टर उसका फायदा उठा रहे हैं। और आपने मान लो क्रॉप्स उगा ली, अब आपको उसको मार्केट पे लेके जाना है बेचने के लिए, तो आप ट्रांसपोर्टेशन का यूज करोगे, वो भी एक सर्विस है। तो हर दोनों को सपोर्ट करती है, मतलब प्राइमरी को भी और सेकेंडरी को भी सर्विस सेक्टर सपोर्ट करता है, ठीक है। These include services that we may not be able to see, but which still play a very important role. For example, driver of a truck transport grains and vegetables from farm to factory or the market. Like जो ट्रक ड्राइवर है वो आपका सामान खेत से उठाएगा और उसको मार्केट तक लेके जाएगा या किसी फार्म तक लेके जाएगा, तो वो एक सर्विस सेक्टर का पार्ट है। द फ्रूट और वेजिटेबल वेंडर्स सेल द फार्म प्रोड्यूस टू हाउस होल्ड कंज्यूमर्स। सिमिलरली जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, टीचर है जो आपको एजुकेशन देते हैं, लॉयर हैं, पायलट हैं, वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। देयर आर टेक्नीशियंस हैं जो रिपेयर करेंगे, सर्विस देंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होगी लाइक मोबाइल फोन्स हैं, टेलीविजन है, मैकेनिक है जो रिपेयर करेगा व्हीकल्स को। अगर आपकी कार कोई खराब होती है तो आप वहां से इसको ठीक कराते हो, तो वो क्या है, सर्विस है। आप ट्रैक्टर का यूज करते हो, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो ताकि वो आपके घर के में कोई भी फॉल्ट है उसको ठीक करे, तो वो क्या है, सर्विस सेक्टर है, सर्विस का पार्ट है, ठीक है। देयर सर्विस मेक अवर लाइफ इजियर। सिमिलरली कम्युनिकेशन सर्विसेज थ्रू मोबाइल एंड इंटरनेट। हम जो कम्युनिकेशन सर्विसेज यूज कर रहे हैं, मोबाइल अपना फोन चला रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, वो भी एक सर्विस है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने सॉफ्टवेयर से जो यूज करते हैं मोबाइल एप्स, वो किससे डेवलप हुए, सॉफ्टवेयर से, तो वो भी सर्विस सेक्टर का पार्ट है। और होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, बैंक, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स, शॉप्स, वेयर हाउस क्या होता है, जहाँ पे आप सामान थोड़ी देर के लिए स्टोर करके रखते हो जब तक आप उसको बेच नहीं देते, ठीक है। जहाँ पे लार्ज बिल्डिंग्स यूज फॉर स्टोरिंग प्रोडक्ट्स बिफोर दे आर सोल्ड, यूज और रेंटेड आउट ऑफ स्टॉक, या तो आप आपका खुद का हो सकता है, आपने उसको रेंट पे लिया हो, तो वो भी एक सर्विस
की तरह काम कर रहा है, यानी थोड़े दिन के लिए आपका सामान वहाँ पे स्टोर हुआ हो रहा है, तो वो भी एक सर्विस है। तो ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ टर्शियरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दिस सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। लाइक मैंने पहले ही बता दिया कि ये भी सर्विस सेक्टर का पार्ट है। लाइक यहाँ पे देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक पर्सन कर रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रहा है, तो ये एक सर्विस है। ये पर्सन जो है वेटर है, जो आपको खाना लाके सर्व कर रहा है, तो वो वहां से लेके आपके सामने ला रहा है प्लेट, तो एक सर्विस है। ठीक है। यहाँ पे एयरपोर्ट पे आपको सर्विस मिल रही है डिफरेंट तरीके की, आप एयरप्लेन से ट्रैवल कर रहे हो, पायलट आपके लिए प्लेन उड़ाएगा, भले ही आपके से पैसे चार्ज करेगा, बट आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। रिटेल स्टोर है, वहां पे आप जाके इजिली वेजिटेबल्स खरीद सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट चीजें खरीद सकते हो। तो इन सेक्टर्स के बीच में इंटरडिपेंडेंस क्या है, मतलब ये एक सेक्टर्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसलिए कहेंगे ये तीनों ही सेक्टर्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। द थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक सेक्टर्स जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन। यानी कि जो नेचुरल रॉ मटेरियल है, चाहे कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल है, उसको जब हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो डायरेक्टली कंज्यूम हो सके, तो वो तीनों ही एक्टिविटीज जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे मैंने बोला कि फार्म में आपने, खेत में आपने मैंगोज उगाए, मैंगो के पेड़ है, मैंगो वहां से उगाए, आम उगाए, एंड उसके बाद ट्रक ड्राइवर आएगा और आपने उसको स्टोर करा और वहां से उसको फार्म में ले गए। ठीक है। एक तो होगा कि आप डायरेक्टली जाके बेच दोगे फाइनल कंज्यूमर को, एक होगा कि आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ले गए इसको। ठीक है। तो आप लेके जा रहे हो, पहले तो आपने फार्म में फल उगाए, तो उसका मतलब हो गया वो प्राइमरी एक्टिविटी। फिर उसके बाद आपने ट्रांसपोर्टेशन का यूज करा उसको फार्म में ले जाने के लिए, तो वो हो गई टर्शरी एक्टिविटी, टर्शरी सेक्टर एक्टिविटी। फिर आपने क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, उसको कन्वर्ट करा आम को इनटू अ मैंगो जूस, पेट बॉटल में भरा और उसको बेचने के लिए अपने स्टोरेज में रखा। फिर वहां से जब आप पेट बॉटल बना लोगे, उसको जूस की बोतलें बना लोगे, उसके बाद आपको उसको रिटेल शॉप्स में या छोटी मोटी दुकानों में बेचना है, तो वहां से फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन का यूज करना पड़ेगा और आप जाके वहां बेचोगे। फिर रिटेलर जो है वो आपको बेच रहा है, वो हो गई सर्विस, वो टर्शरी सेक्टर की सर्विस हो गई। तो ये तीनों ही चीजें एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, बिना किसी एक के तीनों ही सेक्टर में दिक्कत हो सकती है। ठीक है। Let us go on an imaginary excursion to a village in Anand district of Gujarat to study the interesting example where we will understand how three sectors are interconnected and support each other. तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से आनंदपुर डिस्ट्रिक्ट जो है अहमदाबाद गुजरात के अंदर, वो किस तरीके से तीनों ही सेक्टर का यूज करता है। तो ये डेयरी कोऑपरेटिव है, जहां पे फार्म टू प्लेट प्रोवाइड करते हैं। मतलब डेयरी कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि आप बिजनेस कर रहे हो, बट आप क्या कर रहे हो, सब लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हो जो भी वो बिजनेस में है। लाइक आप दूध का बिजनेस कर रहे हो, डेयरी का बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि आप एक मुखिया मान लो, अपने आप को मुखिया बना लेते हो, सब लोग मिलकर आपको चुनते हैं और आप क्या करोगे, सब लोग जो भी दूध बेचने की कोशिश करना चाहते हैं तो वो एक कोऑपरेटिव बना लेंगे ताकि सब लोग मिलके बेचें। जब लोग मिलके बेचेंगे तो उनको ज्यादा अमाउंट मिलेगा, ज्यादा अच्छे पैसे मिल सकते हैं। अगर वो सिंगल सिंगल बेचेंगे तो मे बी उनको अच्छा अमाउंट ना मिले। तो उन लोगों ने मिलके क्या करा, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करी जहां पे वो प्रोसेस मिल्क बेचते हैं। क्या बेचते हैं, दूध उठाते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं पैकेट्स में और उसको फिर बेचते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। तो these days farmers in Gujarat greet the day with the clinking of milk pails and the happy moves of their best friends, their cows and buffaloes। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने काउज और बफेलोज से, ठीक है, दूध जो है डेयरी का काम है, तो दूध, ठीक है, वहां से लेते हैं। काउज हैव a special place in the lives of farmers and their families। तो गाय जो है उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल प्लेस प्ले करते हैं, बिकॉज उनसे ही उनकी लाइवलीहुड चल रहा है। फार्मर्स, द फार्मर मिल्क द काउज एंड सेल देयर मिल्क टू डेयरी नियर बाय। तो वो क्या करते हैं, नियर बाय डेयरी में जाके उसको बेचते हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ दे गेट पेड फॉर द मिल्क बेस्ड ऑन इट्स क्वांटिटी एंड क्वालिटी। हाउएवर दिस वाज नॉट द केस अबाउट 50 years ago। 50 साल पहले तक ऐसा नहीं था। 50 साल पहले तक वो नियर बाय कंज्यूमर में या सिटी एरिया में जाके सिंगल सिंगल फार्मर जा रहा है और अपना दूध बेच रहा है। अब क्या है, आप एक डेयरी कोऑपरेटिव फार्मिंग को अपना दूध बेच दो और वो आपका दूध प्रोसेस करके डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच देंगे। ठीक है। लाइक आप मदर डेयरी और अमूल का दूध यूज करते हो, तो क्या आप अमूल और मदर डेयरी खुद वो दूध जाके गाय से निकाल रहे नहीं, वो क्या करते हैं, उनका एक कोऑपरेटिव है। मतलब फार्मर आएगा जो जिसने अपने दूध गाय का या बफेलो का निकाला है, और वो ले जाके डेयरी में, डेयरी कोऑपरेटिव में दे देगा। फिर वो क्या करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, उसको पैकेट्स अपना सील लगाएंगे एंड उसको फिर हमको बेचेंगे।
और उसके बदले में फार्मर को भी पैसे मिलेंगे, ठीक है। दिस इज अमेजिंग स्टोरी ऑफ मिल्क कॉपरेटिव्स लाइक आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसका फुल फॉर्म है अमूल, जो उसका फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो 1940s तक फार्मर्स जो थे आनंद डिस्ट्रिक्ट में वो अपना सेल करते थे मिल्क इन अ नेबरहुड विलेजेस, अगल बगल के गांव में जाके दूध को बेचा करते थे। दे वुड हैव टू साइकिल और वॉक टू नियर बाय विलेजेस टू सेल द मिल्क अंडर स्कॉर्चिंग हीट, और उनको साइकिल पे या पैदल ले जाके अपना दूध बेचना होता था, और बहुत ज्यादा गर्मी भी होती थी। एज यू नो मिल्क स्पॉइल्स और कर्डल्स वेरी फास्ट इन हॉट वेदर, और आपको भी पता है कि जो दूध है वो जल्दी अगर ज्यादा गर्मी हो तो खराब हो जाता है, या दही दही बन जाता है, ठीक है। द फार्मर्स हैड टू सेल द मिल्क क्विकली बिफोर इट कुड स्पॉइल, तो फार्मर्स को क्या होता था कि उनको जल्दी से जल्दी उसको बेचना होता था, और कभी कभी जल्दी बेचने के चक्कर में वो सस्ता भी बेचते थे। क्या करते थे, जल्दी बेचने के चक्कर में सस्ता भी बेचते थे, बजाय कि वो खराब हो जाए उसको सस्ता बेच के कुछ तो पैसे अर्न करें। दिस वॉज लॉट ऑफ एफर्ट फॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी दे वुड अर्न, एंड इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया करते थे पहले के टाइम पे। तो दे डिपेंड ऑन पीपल कॉल्ड मिडल मैन, तो वो ज्यादा डिपेंडेंट होते थे मिडल मैन पे, बिचौलिए पे, जो उनका दूध खरीदता था सब लोग फार्मर्स को, फिर आगे बेचता था, वो मिडल मैन होता था, ठीक है। जो उनसे सस्ते दाम पे, बहुत सस्ते दाम पे दूध खरीदता था और उसको मार्केट में महंगे दामों में बेचता था ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर पाए। तो मैनी टाइम जो फार्मर्स हैं वो एक तरीके से चीटेड फील करते थे कि मेहनत उन्होंने करी, दूध उन्होंने करा, ठीक है, निकाला, गायों को पालन पोषण उन्होंने किया, और इतने सस्ते में उनको बेचना पड़ा। वन डे फार्मर्स कलेक्टिवली अप्रोच सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो थोड़े थोड़े दिन बाद, पहले जब जिस टाइम की बात कर रहे हैं उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। तो सब लोग मिलके सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए। एक प्रोमिनेंट नेशनल लीडर थे, तो उन्होंने उनकी प्रॉब्लम्स को सुना और उन्होंने उनको एडवाइस करा कि आप एक कोऑपरेटिव बनाओ, ठीक है। कोऑपरेटिव, जैसे यहाँ पे कोऑपरेटिव का डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वॉलंटरी कम टुगेदर टू मीट देयर इकोनॉमिक एंड सोशल नीड्स, अ ग्रुप ऑफ पीपल जो अपनी मर्जी से एक साथ मिल रहे हैं और अपनी इकोनॉमिक और सोशल नीड्स को फुलफिल करना चाहते हैं फॉर्मल वे में, ठीक है। दे ओन द कोऑपरेटिव एंड डिसीजंस आर टेकन बाय द मेंबर्स कलेक्टिवली, यहाँ पे सब पर्संस का वन वोट होता है, यानी सब लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड स्टॉप रिलाइंग ऑन मिडल मैन, अगर वो कोऑपरेटिव बना लेंगे तो उनको मिडल मैन पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, वो अपना दूध खुद अपना कोऑपरेटिव बना के बेच सकते हैं। एज अ कोऑपरेटिव क्या होगा, फार्मर्स वुड बी एबल टू मिल्क एज अ ग्रुप, टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर ऑपरेशन ऑफ मिल्क कलेक्शन प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन देमसेल्व्स। एंड अगर वो कोऑपरेटिव बना लेंगे तो कुछ लोग जो है दूध निकालेंगे, कुछ लोग जो है उसको प्रोसेस करेंगे, कुछ लोग लेवलिंग करेंगे, कुछ लोग बेचेंगे। तो कोऑपरेटिव में क्या है, सब लोग मिलकर काम करेंगे और सबका फायदा होगा। द फार्मर्स टुक सरदार पटेल एडवाइस, और उन्होंने 1946 में अमूल का फॉर्मेशन किया, कोऑपरेटिव का, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ त्रिभुवन दास पटेल। त्रिभुवन दास पटेल जो थे एक लॉयर थे, एक फ्रीडम फाइटर थे, और डॉक्टर वर्गीस कुरेन के नाम पे जो एक इंजीनियर थे जो वर्क करते थे डेयरी में मुंबई में। तो उन दोनों को साथ मिलके उन्होंने कोऑपरेटिव स्टार्ट करी। ये देखो, ये जो पर्सन है वर्गीस कुरेन है, और ये जो हमारे त्रिभुवन दास पटेल है, ठीक है, ये त्रिभुवन दास पटेल है। तो इस इनिशिएटिव से फार्मर जो हैं उसमें वुमेन्स भी थी, उनको एक बहुत अच्छा कंट्रोल मिला अपने प्रोडक्शन के ऊपर, अपने सेल के ऊपर, जो वो मिल्क बेच रहे हैं। द मिल्क प्रोड्यूसर्स कलेक्टिवली मेड देयर ओन डिसीजंस ऑन द मैटर सच एज प्रोडक्शन, पेस्चराइजेशन एंड सेल ऑफ मिल्क। इसमें वो क्या करते थे, उनका खुद का कलेक्टिव डिसीजन होता था कि कैसे कितना अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस करना है, कितना पास्चराइज करना है। पास्चराइजेशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें मिल्क में कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं जिससे वो काफी दिन तक चल जाए, ठीक है। हीटिंग स्पेसिफिक टेम्परेचर टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया, और उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया को भी मार दिया जाए ताकि वो खराब ना हो जल्दी। द टास्क वॉज शेयर्ड बाय एवरीवन विच हेल्प रेज द इनकम ग्रेजुअली, जिससे क्या हुआ, दूध खराब होना खत्म बंद हो गया, क्योंकि कलेक्टिवली जल्दी बेचने का प्रोसेस था उनका, एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे। तो लोगों को इधर उधर जाके बेचना नहीं पड़ रहा था, उनका एक फिक्स टाइम था कि यहाँ पे बेचना है और उसके थ्रू हम पैसे अर्न करेंगे। तो दे डिड नॉट नीड टू द मिडलमैन एनीमोर एंड बिकेम लाइकली वन बिग फैमिली। तो अब उनको किसी मिडलमैन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, अब वो एक बड़ी फैमिली की तरह काम कर रहे थे, ठीक है। एज मोर एंड मोर फार्मर्स बिगेन टू सी द बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव, जैसे जैसे बाकी फार्मर्स ने देखा कि यार इसमें तो बहुत बेनिफिट है कोऑपरेटिव में, तो वो भी उसमें जुड़ना चालू हो गए। The quantity of milk that was being collected was so huge that farmers decided to make other products out of it.
और जो दूध इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता था कि ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग दूध खरीद लेंगे, यानी हमें तो जितनी रिक्वायरमेंट है हम उतना ही मिल्क खरीदेंगे ना। तो जो बाकी का दूध है उसका क्या करा जाए, जो बच जाता है दूध, तो उसका उन्होंने अदर मिल्क प्रोडक्ट लाइक मक्खन बना लिया, दही बना ली, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें चीज़ बना लिया। दे सेट अप फैक्ट्री, तो ये सब बनाने के लिए फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट होगी। तो फैक्ट्री कोई भी चीज़ ऐसी जहाँ पे आप प्रोसेस कर सकते हो रॉ मटेरियल को इनटू अ फिनिश गुड, ठीक है? बिल्डिंग और अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड और वेरियस कंपोनेंट्स आर पुट टुगेदर टू मेक अ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है? फैक्ट्री मतलब ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स को आप मिला के कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हो जिसको फाइनल कंज्यूमर को बेच सकते हो। एंड बिगिन टू प्रोड्यूस बेटर, एंड मिल्क पाउडर भी बनाना चालू कर दिया इससे, ठीक है? कह सकते हैं टुडे द कोऑपरेटिव हैज अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मेड एट मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज ऑल ओवर द इंडिया। और कह सकते हैं कि मिल्क से बनी हुई डिफरेंट डिफरेंट चीजें आज हमें इजीली अवेलेबल मिलती है शॉप पे बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेटिव, ठीक है? कैन यू नेम फ्यू? द प्रोडक्ट्स आर देन ट्रांसपोर्टेड एंड सोल्ड इन बोथ स्मॉल एंड लार्ज रिटेल शॉप्स ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है? इनको हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लार्ज, बड़ी या छोटी दुकानों में मिलती है। लाइक मदर डेयरी का दूध आप जाके मदर डेयरी में खरीद सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट रिटेल शॉप में मिल जाएगा आपको पैकेट में। या आप पनीर खरीदते हो, मक्खन खरीदते हो, डिफरेंट डिफरेंट, ये सब प्रोसेस्ड फूड है जो कि मिल्क से ही बना है। ये आउटकम है मिल्क का। ये किससे कैसे हो पाया? बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज ऑफ एक्सफैक्ट्री एंड बिकॉज ऑफ कोऑपरेटिव एफर्ट्स। तो रिटेल का फुल फॉर्म क्या है कि द सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर द यूज द एंड कंज्यूमर रेदर देन फॉर रीसेल। यानी कि रिटेल का मतलब कि अब हम उसको डायरेक्ट फाइनल कंज्यूमर को बेचेंगे जो कि उसको खाएगा, कंज्यूम करेगा, ना कि इसको वापस बेचा जा रहा है वापस बेचने के लिए। रिटेल का मतलब ये होता है जैसे आप किराना शॉप पे जाते हो, चावल, आटा, दाल जो भी आप खरीदते हो, दूध खरीदते हो, तो आप उसको डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए खरीदते हो कि उसको बेचने के लिए खरीदते हो? मोस्टली लोग जो कंज्यूमर होते हैं उसको डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए खरीदते हैं, ठीक है? तो कह सकते हैं कि वो रिटेल शॉप है। और इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं कोई कोई लोग, यानी बाहर के देशों में बेचना, ठीक है? या बाहर की स्टेट में बेचना, डिफरेंट कंट्रीज में। तो ये अमेजिंग है ना, ठीक है? ये सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। इन दिस फैसिनेटिंग स्टोरी, जो फार्मर्स थे उन्होंने कोऑपरेटिव बनाया, अपने काउस को मिल्क किया एंड उसको फिर लेटर बेचा। द काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कॉल्ड प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज द प्रोडक्ट मिल्क इज डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द नेचुरल सोर्स काउज और लाइवस्टॉक। तो ये जो दूध निकालने की प्रक्रिया है ये क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी है। उसके बाद जो मिल्क जो है उसको प्रोसेस किया गया और कन्वर्ट किया गया लिक्विड इनटू वन फॉर्म ऑफ लिक्विड इनटू अनदर, लाइक मिल्क पाउडर में बना दिया, उसका आपने घी बना दिया, चीज बटर बना दिया, मैनी अदर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे फैक्ट्री का इस्तेमाल हुआ। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई हमारी सेकेंडरी, ठीक है? सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। व्हाट डज अमूल डू विद ऑल द प्रोडक्ट्स इट मेक्स? क्या करता है अमूल जो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाता है? इट सेल्स देम इन वेरियस प्लेसेस, ये इसको बेचता है आगे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में, इसको बेचता है, ठीक है? तो अमूल यूज लॉरीज, ट्रक्स और वेल रेलवेज, एयर शिपिंग सर्विसेज ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन प्रोडक्ट्स को। मान लो फैक्ट्री में बना दिया, अब उसको आगे बेचना है, लाइक उसको रिटेल शॉप तक पहुंचाने के लिए ट्रक का इस्तेमाल करना है, रेलवे का इस्तेमाल करना है, एयरप्लेन का इस्तेमाल करना है, ठीक है? तो ये सब क्या है? ये सब सर्विसेज हैं। तो यहाँ पे अब सर्विस सेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है। तो इट हैज सेट अप स्टोर्स, रिटेल स्टोर्स बना रखे हैं अपने उसने, ताकि वो वहां से मिल्क सप्लाई करेगा और वहां पे बेचेगा। लाइक वो टाउन्स में हो सकते हैं, सिटीज में हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस में हो सकता है, ऑल ओवर द गुजरात एज वेल एज डिफरेंट स्टेट्स में। तो ये ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेडिंग और रिटेल जो है ये हमारा टर्शरी सेक्टर का पार्ट है, टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। सो कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दीज इमेजेस, अब ये नीचे कुछ इमेजेस हैं, लेट अस see how the books you study are made. These images show the transformation of pulp wood fiber of a tree into a paper and after printing into textbook. यहाँ पे हम समझेंगे जो जो भी हमारे पास किताबें एनसीईआरटी है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं, वो किस तरीके से बनती हैं। तो क्या होता है देखो, यहाँ पे है कटिंग हो रही ट्रीज की, कटिंग हो रही ट्रीज की, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है? फिर इसको स्टोर किया जा रहा है, मतलब ट्रक पे लगाया जा रहा है, ठीक है? फिर क्या कह रहे हैं, इसकी क्या कह सकते हैं, इसको यूज करें मैन्युफैक्चरिंग में, सॉरी
तो पूरा प्रोसेस समझा। सबसे पहले क्या हुआ, कट कर ट्री को, ये प्राइमरी एक्टिविटी है। फिर ट्रांसपोर्टेशन कर रही है, सेकेंडरी एक्टिविटी है। फिर इसको ट्रक पे स्टोर करा, ये भी हमारी सेकंड टर्शरी एक्टिविटी है। फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग किया, ये क्या है हमारी सर्विस, सॉरी प्राइम मैन्युफैक्चरिंग यानी सेकेंडरी एक्टिविटी है। फिर उसको वापस ट्रांसपोर्टेशन किया, तो क्या है ये सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। देखो, जब वो बन गया तो उसको वुड पल्प्स को लेके गए और वहां पे पेपर बनाने के काम किया, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, तो ये एक सेकेंडरी एक्टिविटी है। और फिर उसको बेचा गया रिटेल शॉप्स में, रिटेल शॉप्स ने फाइनल कंज्यूमर को बेचा, तो वो क्या है, वो सर्विस सेक्टर है, यानी वो टर्शरी सेक्टर की एक्टिविटी है। तो कह सकते हैं नन ऑफ द एक्टिविटीज दैट वर पार्ट ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग पल्प फ्रॉम द ट्रीज and making paper and finally producing the books would have been possible had it not been for all the three sector working together। अगर इनमें से कोई भी एक सेक्टर काम नहीं करता, लाइक पल्प कटिंग कर दिया लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रक नहीं है, तो क्या आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक उसको ले जाते हैं जहाँ पेपर बनता है? नहीं ना। तो वहां पे सर्विस सेक्टर यानी टर्शरी एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट हुई। फिर वहां पे जाके सेकेंडरी एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट हुई, उसको बनाने में, प्रिंट करने में। फिर वापस टर्शरी सेक्टर की रिक्वायरमेंट हुई, जब वो रिटेल शॉप में गया वहां पे बेचना है। तो तीनों ही सेक्टर जो है मिलकर काम कर सकते हैं। अगर एक भी सेक्टर हटा तो दिक्कत हो जाएगी, काम नहीं हो पाएगा। यहाँ पे एक चीज लिखी है कि दीज डेज यूज्ड पेपर इज रिसाइकल्ड टू मेक न्यू पेपर। जो हम पेपर यूज कर चुके हैं उसको रिसाइकल किया जाता है, जाके उसको दोबारा यूज करा जा सके। रिसाइकलिंग जस्ट 1 टन ऑफ पेपर सेव 17 ट्रीज। यानी अगर हम रिसाइकल कर सकते हैं 1 टन ऑफ पेपर, जो पुराना पेपर है, तो उससे हम 17 पेड़ों को बचाएंगे। एज वेल एज 2.5 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ लैंडफिल का जो स्पेस है वो भी बचाएंगे। लैंडफिल स्पेस मतलब वो कूड़ा करकट जहां पे हम रखते, जिस जगह पे, तो उतनी लैंड की वहां पे यूज होती, उतनी जमीन यूज होती, तो उसको हम बचा रहे हैं यूज होने से, बिकॉज हम उसको रिसाइकल कर दे रहे हैं। इट ऑल्सो टेक 70% ऑफ लेस एनर्जी एंड वाटर टू रिसाइकल पेपर देन टू मेक न्यू पेपर फ्रॉम द वर्ल्ड। और ये 70% कम एनर्जी यूज करेगा एज कम्पेयर टू हम नया पेपर बनाएंगे। जब नया पेपर बनाएंगे तो डायरेक्टली उसमें पानी भी यूज होगा और उसमें मशीन इलेक्ट्रिसिटी भी यूज होगा, बट इस टाइम पे हम कम यूज कर रहे हैं, बिकॉज पेपर तो है वो, बस उसको रिसाइकल कर रहे हैं। ठीक है। तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू व्हिच वी कैन जुडिशियली यूज पेपर इन क्लासरूम एंड ऑफर्स ऑफिस ऑफ योर स्कूल? ये क्वेश्चन है, इसका आप जुडिशियली यूज करके, जुडिशियली आप इसका आंसर दें, मतलब जुडिशियली मतलब अच्छे से इसको समझ के इसका आंसर दीजिए। ठीक है। इसी तरीके से जो हमने ये वाला चैप्टर है कंप्लीट कर लिया, एंड हम समरी देखते हैं कि इस चैप्टर में वी लर्न अबाउट 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। द वेरियस एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशंस helped to understand the differences as well as the interdependence between the three types of economic activities like primary, secondary और tertiary। and इस चैप्टर में हमने समझा कि तीनों एक्टिविटीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तीनों का इंटरडिपेंडेंस यानी तीनों का एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों ही एक्टिविटीज एक दूसरे को फुलफिल करती हैं उनके प्रोसेस को कंप्लीट होने में। ठीक है। और हमने इसके काफी सारे एग्जांपल्स भी देखे। ठीक है। तो इसी तरीके से हमने जो हमारा लास्ट चैप्टर था इस बुक का, एनसीईआरटी का, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। एंड इसी के साथ मैंने सारे चैप्टर्स 14 के 14 चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए क्लास 6 के एसएसटी के, और मेरी तरफ से एसएसटी डन हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब जिस बच्चे ने क्या कहते हैं वीडियोस नहीं देखी, क्या करना है आपको, मैं कह रहा हूँ अगर आप एक दिन में 2 वीडियोस भी देखते हो, 2 वीडियोस 2 घंटे, कुछ कुछ 1 1 घंटे की, कुछ कुछ कम की है। ठीक है। तो आप इसको 6 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करो। अगले 1 हफ्ते का मैं आपको टाइम देता हूँ। 1 हफ्ते में आप आज वाली वीडियो मिला के 14 वीडियोस को जितनी जल्दी हो सके उसको देखने की कोशिश करो। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं हर चैप्टर के 50 एमसीक्यूज आपको कराऊंगा। ठीक है। मैं आपके साथ बैठ के उसको एमसीक्यूज को सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, एंड आपको साथ साथ टिक करना है। ठीक है। टिक करना है यानी आपको साथ साथ देखता है अपनी प्रोग्रेस कैसी हो रही है। ठीक है। इससे क्या होगा, आप ईच एंड एवरी जो चैप्टर है ना वो कर पाओगे। ठीक है। और अगर जिसने नहीं देखी तो जिस दिन मैं वो कराऊंगा उसके पहले आप वीडियो देख के उसको जल्दी से कंप्लीट करके उस दिन आप वो वाला एमसीक्यू सेशन अटेंड करो, और उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। एंड इसी के साथ हम अपना एसएससी को, ठीक है, नॉन स्टॉप बना के, मतलब वन स्टॉप में हम कंप्लीट कर लेंगे। ऑल्सो मुझे ये बताओ कि आपका हाफ ईयरली एग्जाम कब है, या आपके कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम कैसे सैम्पल पेपर बना दूंगा मैं आपके लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप उसको अच्छे से कर पाओ। ठीक है। और नोट्स भी आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स ऑल्सो। ठीक है। तो इसी के साथ अगर किसी ने वीडियोस नहीं देख रहा है तो उसको बताओ कि हाँ वीडियोस हम बना रहे हैं, उसको शेयर करो, एंड ताकि हमारी वीडियोस जो है सब लोगों तक पहुंचे और आपके आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी हेल्प हो। ठीक है गाइस।
तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। एंड थैंक यू सो मच कि आप बने रहे इतने लंबे समय तक हमारे साथ। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।